बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। आइनी बहरान मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि आज कौमी असम्बली ने 42 अरकान असम्बली के दस्तखतों से करारदाद पास की है जिसमें वज़ीर आज़म को पाबंद किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल ना करें। ये 5 निकात पर मुश्तमिल करारदाद है जो कौमी असम्बली से आज पास हुई है, जिस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ गया कि इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। यूँ करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। यही नहीं बल्कि फवाद चौधरी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि 22 अप्रैल के बाद अगर निगरान हुकूमतों ने वज़रा ने कोई मज़ीद दस्तखत किए इंतज़ामी तौर पर तो उन पर आर्टिकल 6 का नफाज होगा। और इस करारदाद की हैसियत इसलिए भी नहीं है कि 372 के ईवान में सिर्फ 42 अरकान ने दस्तखत किए और कल के इजलास में सिर्फ 4 लोग थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बहरान सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ रहा है, पेचीदा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ और पार्लियामान की करारदाद दूसरी तरफ। इसमें मुकद्दम क्या है? क्या एक करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोका जा सकता है? और फिर इस करारदाद में लिखा क्या है, उसके मुदर्जात भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब की कानूनी और आइनी राय भी शामिल करेंगे और फवाद चौधरी साहब भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। सरे-दस्त चलते हैं आपको कौमी असम्बली लेकर, जहाँ पर उमर जट हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आज ये करारदाद किन हालात में पास हुई, कौन कौन वहाँ मौजूद था और इसके पास करने वालों की राय क्या है, किस सोच के तहत उन्होंने ये करारदाद पास की। उमर शामी साहब के पास चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये 42 लोग जो थे इसमें कौन कौन सी नुमाया शख्सियात थीं और ये करारदाद पास करने वाले क्यों ये समझते हैं कि इस करारदाद से फैसला रुक जाएगा? जमी साहब, एक तो जो आज कौमी असम्बली में ये करारदाद मंजूर की है उसमें एक वजीर आजम शहबाज शरीफ वो मौजूद थे और अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मौजूद थे जब ये करारदाद पेश की गई। अब इसमें जो तकारीर हुई और उसमें जो करारदाद के हक में जो बातें की गई वहाँ पर ज्यादातर वहाँ पर हुकूमत और इत्तेहादी मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से जो मोहसिन लगारी है उन्होंने इस पर एतराज किया और उन्होंने बल्कि ये कहा कि स्पीकर साहब मुझे थोड़ा वक्त दें, बोलने दें, मैं इस करारदाद के खिलाफ बोलना चाहता हूं क्योंकि ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कम अज कम मुझे जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लेने दें कि मैं जमहूरियत की एक्टिंग कर लूं। और उन्होंने इस पर बड़ी बात की, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको मौका दिया, उन्होंने बात की और उन्होंने मोहसिन लगारी ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा। जबकि जो बाकी तमाम लोग थे बशमूल अपोजिशन लीडर, वो तमाम लोग इस करारदाद के हिमायती नजर आए और उन्होंने न सिर्फ इसकी हिमायत में वोट दिया बल्कि उन्होंने जो तकारीर की उसमें भी मौलाना फजल रहमान के साहबजादे मौलाना असद वो बोले, कमर जमान तायरा उन्होंने इस पर तकरीर की, राजा रियाज इस पर बोले, इसके साथ जो खालिद बख्शी जिन्होंने करारदाद पेश की बलूचिस्तान से पेश करने वाले जी जो पेश करने वाले थे उन्होंने इस पर बात की। और जो इसका जो क्रक्स आज की तमाम ऐवान की कार्रवाई निकाला जाए तो उसमें ये कहा गया है कि तमाम जो ऐवान के मेंबरान हैं, जो ऐवान है ये मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ये फैसला है उसको उजरत का फैसला तस्वर करता है और ये उन्होंने ये भी डिमांड की कि फुल कोर्ट बनाया जाए और ताकि ये जो तमाम मामला हैं ये फुल कोर्ट में देखे जाए। अब इस पर तमाम लोगों ने जो 42 के करीब लोग मौजूद थे जिसमें अफसन तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे, हुकूमत के लोग भी मौजूद थे, वो तमाम लोगों ने इसकी हिमायत की। सिर्फ मोहसिन लगारी थे जिन्होंने इसके खिलाफ जो है वो तकरीर। चले, बहुत शुक्रिया। जस्टिस राय शाइख उस्मानी साहब को भी शामिल गुफ्तगू होते हैं। शामिल साहब, इसमें लिखा गया है 5 निकात में जो अहम नुक्ते हैं वो मैं बयान करता हूँ नाज़रीन के लिए कि ये ईवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फ़ैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आइन और कानून फ़ैसले पर अमल ना किया जाए। ये ईवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरीह और इससे अदालत उज़्मा के फ़ैसले के ज़रिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा करता है कि अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इस पर नज़र सानी करे। और ये ईवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर तशवीश का इजहार करता है। हालिया अक़लियती फ़ैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है और वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। लिहाजा ये ईवान मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आइन और कानून में दर्ज मुरवजा तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक मुल्क भर में एक ही वक्त पर आम इंतखाबात कराने के नकात को ही तमाम मसाइल का हल समझता है। शामी साहब, अब क्या होगा? ये करारदाद मुकद्दम है या फैसला? ये जो करारदाद है मुझे ये नहीं मालूम। मैंने दस्तूर जो है उसकी वर्क गर्दानी की है।
मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी दफ़ा के तहत ये मंजूर की गई है। सही। यानी ऐवान जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर सकता है, अदम इत्मीनान का इज़हार कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है, लेकिन मुस्तरद भी कर सकता है, चलिए एक इंतहा पे जाके, अगरचे वो कोई पसंदीदा बात नहीं है। लेकिन बुनियादी बात ये, वो कैसे कह सकता है हुकूमत से कि आप उस पर अमल ना करें। तो ये तो एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। मेरा जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा कहता है और मेरा मुताला कहता है, इस तरह की कोई करारदाद कभी इस ऐवान में पेश नहीं हुई और ना ही मंजूर की गई है। और इस करारदाद से तो एक बड़ा शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। पैदा हो चुका शामी साहब, और पास होगी करारदाद। नहीं, अगर तो ऐवान ये करता कि करारदाद मंजूर करने के बाद कहता कि हम इसे चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं और इस दरख्वास्त के साथ कि वो फुल कोर्ट बनाए, तब भी आप इसका एक वज़न महसूस किया जा सकता था। लेकिन मौजूदा सूरत में, इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कोई मंजर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, जब मार्शल लॉ आए उस वक्त जजों को रुखसत भी किया गया, ये सारे काम किए गए। और लेकिन ये जो 1997 में सज्जाद अली शाह साहब और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान कशमकश थी, वो भी उनको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया गया था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी करारदाद तो नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने एक 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच था, कच्ची पेशी में उन्होंने वो फ्लोर क्रॉसिंग की ममानत करने वाली जो शिक थी दस्तूर की, ठीक, उसको मुअत्तल कर दिया था। तो तरमीम की गई थी, उसे मुअत्तल कर दिया था। तो नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही कि ये इससे जो लोटाइज़म है उसकी हौसला अफजाई होगी और ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो फ़रोग़ पाएगा। अगर और ऐवान के अंदर ये बात करते तो शायद उस पर कोई कार्रवाई ना हो सकती। ऐवान से बाहर उन्होंने मीडिया से बात की तो वो और चीफ जस्टिस ने उसको उचक लिया और उन्होंने भी एक अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाया था और उसमें फिर वो कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद जो हंगामा हुआ और फिर चीफ जस्टिस जो हैं उनको रुखसत होना पड़ा। जो हाउस है इस्लामाबाद, सॉरी, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। बिल्कुल, आप बयान करते रहते हैं अक्सर उस वाक़े के अक़लियत की राय उनके साथ थी, उनका जो तकर्रुर था उसको गैर आईनी करार दे दिया गया क्योंकि वो सीनियर तरीन जज नहीं थे। शाइक साहब तशरीफ तो जो चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, तो अब असल में अब ये जो सूरत पैदा हुई है, मैंने तो ना कभी इस तरह की सूरत देखी है और ना सुनी है पाकिस्तान में। सर, अब सवाल तो यही होगा ना, बुनियादी जो आप भी बयान करें कि आपने ऐसा कुछ नहीं देखा, कि ये अब मुकद्दम क्या होगा? ये करारदाद ये तो बिल्कुल नहीं बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं ये एक मुज़हका खेज़ मामला है जो आजीवान ने किया है। दूसरा नुक्ता इसमें जो आपकी रहनुमाई भी चाह रहा हूँ, शाइक साहब से पूछते हैं कि क्या एक महज करारदाद के ज़रिए या ऐसे सियासी जो टैक्टिक्स हैं उनके ज़रिए फैसले से रूगर्दानी कर सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये हक़ हासिल है कि वो पार्लियामेंट के मंजूर किए हुए किसी कानून पर नज़रसानी कर सकती है, उसे कलादम करार दे सकती है, उसका कोई हिस्सा जो है वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ करार दे सकती है, उसे जुडिशल रिव्यू का हक़ कहते हैं। तो ये हक़ सुप्रीम कोर्ट को दिया है। जो हमारी मुक़न्नना है उसके पास ये हक़ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फ़ैसले को मुस्तरद कर दे या उसे कबूल कर ले। हाँ, वो कानून में तरमीम कर सकती है, दस्तूर में तरमीम कर सकती है और उसके तहत अपने कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट ये कह रही है कि जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो 4 जज उसके मुखालिफ थे, 3 जज उसके हामी थे, इसलिए वो अक्सरियत का फ़ैसला जो है उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अमल नहीं किया और वो अक़लियत के फ़ैसले पर उन्होंने अमल किया है। लेकिन ये जो फ़ैसला करने का जो इख्तियार है
वो चीफ जस्टिस के पास है, उनके नामजद करदा बेंच के पास है। बिल्कुल। अब ये पार्लियामेंट के पास कैसे आएगा? और अगर चीफ जस्टिस जो हैं या उनकी मर्जी का बेंच जो है वो कार्रवाई करता है कोई तौहीन अदालत की, यानी जब हुक्म अदूली होती है, जब फंड फराहम करने से इनकार किया जाता है, उस वक्त कार्रवाई होती है, तो फिर इसका क्या मुदावा होगा और इस सूरत हाल से हम कैसे निकलेंगे? ये तो बड़ा एक मेरा ख्याल है सर, क्राइसिस है। ये तो नुक्ता वहीं आएगा ना कि जब वजारत ख़जाना या वजारत दिफा, दो अहम नुक्ते थे कि वो फंड्स नहीं उनके पास देने से इनकारी थे और वहाँ से जो मैन पावर है वो डिप्लॉय नहीं हो रही थी। अगर ये दोनों इलेक्शन कमीशन को इनकार करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी आज कहा कि हम इन्हें लिखेंगे नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं और हमने रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट को, तो अगर ये दोनों इनकार करते हैं तब फिर वो सूरत हाल आएगी ना कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। तो अभी तो मेरा ख्याल है शायद इस करारदाद को उस तरह एंटरटेन ना करे सुप्रीम कोर्ट, अनटिल अनलेस जो आपने कहा कि लिख भेजें। देखिए, बुनियादी बात तो ये थी कि जनाब चीफ जस्टिस जो हैं अगर इस सारे मामलात पर गौर करते और इस सारे कज़ियों को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जो है, ये फुल कोर्ट जो है, उसके सामने रख देते तो ये इंतहाई आसान होता। और जो तनाज़ा इस वक्त पैदा हो रहा है, इस वक्त भी ये मुतालबा तो नहीं किया जा रहा कि पार्लियामेंट के सामने को मामला रखा जाए या पार्लियामेंट को नज़रसानी का हक़ दिया जाए। मुतालबा तो ये हो रहा है कि फुल कोर्ट सुने, और यही बात कही गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा ख्याल ये तनाज़ा इस तरह आगे ना बढ़ता जिस तरह बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अब इसमें ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? अफसोस का इज़हार कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि मामला जो है तय पा जाए और खुश रसूबी से हम आगे बढ़ सकें। चलिए, जस्टिस साहब से रब्ता हो रहा था लेकिन बैरून मुल्क थे, लाइन उनकी ड्रॉप होगी। फवाद चौहद साहब से भी आज रब्ता कर रखा है, कुछ देर बाद वो भी दस्तयाब होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सर, ये मैं देख रहा था कि जो आर्टिकल 190 है उसकी बात आज की जा रही है, जिसमें वो कहते हैं कि जी जितनी भी एग्जेक्टिव्स हैं या जुडिशरी अथॉरिटीज़ हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, वो शैल एक्ट इन एड टू सुप्रीम कोर्ट। जब फैसला आ चुका तो वो शैल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट अतरादा तो ये हो रहा है ना कि 4 जज एक राय रखते हैं, 3 जज एक राय रखते हैं। टेक्निकली तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही है जो 3 जजों ने जारी किया है। नहीं, उस बारे में भी इब्हाम उन्होंने दूर कर दिया कि ये 4-3 का नहीं है। नहीं, उनका असल बात यह है कि बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस के पास है। ही इज द मास्टर ऑफ द रूल्स सो फार। लेकिन जब अदालत में इस तरह तकसीम पैदा हो जाए तो फिर उस तकसीम को ख़त्म करना चाहिए ना, बजाय इसको गहरा किया जाए और मामला तकसीम दर तकसीम हों और पार्लियामेंट जो है वो एक तरफ हो जाए और जुडिशरी जो है उसके अंदर एक इख्तलाफ नज़र आए। तो ये सारी सूरत हाल जो है एक पेचीदा तो है, लेकिन इसमें मज़ीद पेचीदगी पैदा होगी और एक हम ऐसे आइनी बहरान की तरफ जाएंगे शायद जिसका हल कोई आइनी तौर पर शायद दरियाफ्त ना किया जा सके, और वही मरहला होगा। यहाँ यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोई बालातर अज़ दस्तूर इक़दाम भी हो सकता है। मसलन यानी जो माजी में होता रहा है। अच्छा, माजी में तो सर सीधी फिर तीसरी कुव्वत ही आती है, अल्लाह ना करे उसकी नौबत आए, क्योंकि ये तो राह हमवार कर रहे हैं। अपने नुकसानात हैं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की राय जो है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं चल रहा, अब सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म देती है उस पर अमल नहीं किया जाता, अमलन नाफरमानी हो जाती है, उसके बाद मजीद हुक्म दिया जाता है तो सरीहन नाफरमानी, उसको भी तस्लीम नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फवाद चौहद साहब जी शुक्रिया। अस्सलाम। अच्छा जी, ये करारदाद पेश कर दी गई, 42 अरकान है पूरे हाउस में, खालिद मक्सी साहब की, उसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या एक महज करारदाद के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़ेह फैसले से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं? कभी पहले ऐसा हुआ पार्लिमानी तारीख में? या इस करारदाद की हैसियत क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब यहाँ बैठे हैं। जब ये 73 का आइन पास हो रहा था तो ये मुजीबुर रहमान शामी साहब जैसे जो लोग थे ये सारे प्रोसेस में शामिल थे, और ये आइन कितना मुश्किल पास हुआ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या रोल था, मुफ्ती महमूद साहब का क्या रोल था,
और आइन की अहमियत क्या है मुल्कों में, वो ये शामी साहब जैसे लोग जो हैं वो तो अब बड़े कम रह गए हैं जो कि सारे मामले को समझते हैं और करते हैं। अब ये देखिए, ये जो इशू है, हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के यानी तकसीम इख्तियारात के फॉर्मूले के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, इन तीनों के अपने अपने किरदार हैं। और पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ 2/3 अक्सरियत से तब्दील कर सकती है। और उसके अलावा करारदाद या स्पेशली ये जो रेजोल्यूशन है कि एक मजाक है कि 45 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसको जो है वो कहा जी कि हम नहीं मानते। इससे पहले आपने देखा फेडरल कैबिनेट के अंदर कुछ वुज़रा ने कहा, वो उन्होंने कहा जब वुज़रा का हमने पता किया कौन है, वादे वुज़रा तो मुकर ही गए, उन्होंने कहा हम तो थे ही नहीं वहाँ पे। तो अब ये भी देखते हैं कि इनमें से बाकी अरकान जो है वो क्या मौक़िफ़ लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, यानी अमलन क्या होगा अब अगर हुकूमत का मौक़िफ़ यही रहता है? करारदाद ने कहा है कि आपने फैसले को तस्लीम नहीं करना, ये लिखा है। हाँ। और वो फंड्स फराम नहीं होते हैं, और फिर होगा क्या? देखिए मुझे शामिल साहब, देखिए ये इसमें तो फ्रेंकली हुकूमत की तो पोजीशन पहले से ही वाज़ेह है और उसकी अहमियत नहीं। अहमियत तो है कि कल सेक्रेटरी फाइनेंस और जो हमारे जो कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसका एलामिया क्या आता है, उसमें हमें पता चल जाएगा कि इदारों की पोजीशन क्या है। देखिए ना, आइन में तो वाज़ेह है, मार्शल लॉ लगाए बगैर आप इलेक्शन नहीं रोक सकते। बाकी तो किससे कहा नहीं कि 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं। सिंपल बात है, 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान का आइन जो है वो खत्म हो जाता है और ये हम एक अननोन टेरिटरी में चले जाते हैं। तो सब ये बड़ी अहम आपने बात की है और तमाम तर संजीदा हल्कों की नज़र भी उसी मीटिंग में है नेशनल सिक्योरिटी की। अगर वहाँ से कंसेंसस डेवलप होता है एलामिया की सूरत में कि हम मैन डिप्लॉय नहीं कर सकते, हालात वाक़यात ऐसे हैं कि इलेक्शन भी नहीं हो सकते, और फिर क्या होगा? फिर सिचुएशन क्या होगी? फिर तो मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आइन तो फिर खत्म हो गया ना। अगर इदारे कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करते, हम आइन जो है वो काबिल अमल नहीं रह गया, और वो कहते हैं कि नहीं जनाब हम अपना हलफ भी, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूरत हाल ऐसी है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो ओनली वे फॉरवर्ड इज आप मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। क्योंकि फिर ये हमारे आइन में अभी एक और भी आपको प्रॉब्लम ये आनी है, 22 अप्रैल के बाद इस मौजूदा कानून में ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है ये कोई चेक साइन नहीं कर सकी। इनकी तो मुद्दत खत्म हो जाएगी ना? उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। नहीं, अब वो चौधरी साहब, इनकी मुद्दत, जब पहले इलेक्शन मुलतवी हुआ था तो निगरान हुकूमत जो थी वो खत्म तो नहीं हो गई थी? नहीं, वो खत्म नहीं हो गई थी, लेकिन वो जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। अभी भी जो है इलेक्शन कमीशन को जाके रेफरेंस भेजना पड़ेगा और निगरान हुकूमत की मुद्दत की एक्सटेंशन चाहिए होगी। क्योंकि निगरान हुकूमत जो है इलेक्शन का फैसला उसने तो नहीं करना, इलेक्शन का फैसला तो कोर्ट ने करना है या इलेक्शन कमीशन ने करना है। नहीं, उसने नहीं करना, लेकिन उसकी जो मैंडेट है वो नहीं रहेगा ना। वो अभी आप देखिए ना, मोहसिन नकवी साहब आए हैं, वो सिवाय इलेक्शन करवाने के बाकी सारे काम कर रहे हैं, तो ये उनका मैंडेट ही नहीं है जिसमें वो पड़े हुए हैं। लिहाजा ये आपको सुप्रीम कोर्ट से नहीं, तो अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से वो शेल्टर सीख नहीं करता, जिसकी मिसाल आप और शामी साहब प्रीवियसली दे रहे हैं माजी की, तो फिर 22 के बाद इस निगरान सेटअप अगर कंटिन्यू करता है ऑटो पे, तो उसकी आईनी हैसियत क्या होगी और उसके जो इक़दाम हैं वो कहाँ खड़े होंगे? देखें, वो तो सारे जो मिनिस्टर्स हैं और जो एतजाज हसन साहब ने भी जिस तरह से कहा है कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वो तो आर्टिकल 6 को हिट कर जाएंगे और बड़ी सिंपल बात है, आइन यूसर्फ हो जाएगा। अब आप फिर उसके बाद जो मालियाती इख्तियारात हैं, जो पैसा है ये पाकिस्तान के खजाना है ना जी, इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप ये पैसा खर्च नहीं कर सकते और मिनिस्टर्स आर नॉट ऑथोराइज्ड टू साइन एनी डॉक्यूमेंट जिससे पैसा जो है खर्च हो सके। और अगर चीफ मिनिस्टर उसको साइन नहीं कर सकता तो तनख्वाहें भी नहीं दी जा सकेंगी और आपको कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं हो सकेगी, और जो करेगा वो फिर इंतजार करेंगे कब उसकी बारी आएगी। तो साहब, ये तो खैर जुज़वी बात है या सानवी बात है कि निगरान हुकूमत के साथ क्या होगा
और चेक साइन कौन करेगा या नहीं करेगा। मगर और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई है वो भी ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने करनी है, कोई और शख्स तो वो कर नहीं सकता। और आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ नहीं हो सकी, और जो उसका हशर हुआ वो भी हमने देख लिया। इससे कतई नज़र एक ज़िम्मेदार सियासी रहनुमा के तौर पर क्या आप ये समझते नहीं हैं कि सियासी जमातों को आज भी कोई गौर करना चाहिए और मिल के बैठना चाहिए, कोई बातचीत के ज़रिए ये बहरान जो है इससे हमें निकालना चाहिए? शामिल साहब, जो पहला हिस्सा है ना आपकी गुफ्तगू का, और जब तक आप ताकत में हैं तब तक तो कोई मसला नहीं है। मसाइल तो शुरू होते हैं जब आप ताकत से बाहर होते हैं, तो ये भी ताकत से बाहर होंगे तो मसाइल शुरू होंगे। दूसरी जो आपने बात कही है, देखिए हम तो 100% ये कह रहे हैं, इम्तियाज आलम साहब आए थे, आप तशरीफ लाए थे, सुहेल साहब, बाकी दोस्त आए थे, हमने आपकी एफर्ट्स को कहा कि ये बिल्कुल सही सिमत में है, आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाएं, हम आपके इस एजेंडे की मुकम्मल हमायत करते हैं और हम बैठने को तैयार हैं, और मुल्क में नेशनल इलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ बैठ के बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही क्यों बैठना है? हुकूमत क्यों नहीं बैठती आपके साथ और आप हुकूमत के साथ क्यों बैठते हैं? कब तक सियासतदान उधर ही देखते रहेंगे, जबकि आप एक ऐसी मेराज पे आ गए हैं जहां अवाम आपकी सियासी जमातों के साथ खड़े हैं, अवाम का शऊर का दर्जा। फैसले उनके तो ऐसे एकेडमिक बात है ना, फैसले उन्होंने करने, आप क्या उन्होंने बताए। अच्छा, अब ठीक कह रहे हैं। अब जरा देखिए, जब शामी साहब ने नुक्ता छेड़ा ना मुफाहमत का, वो बिलखसूस इसलिए भी आपको जहमत दी थी कि रात असद कैसर साहब ने बड़ी अहम एक बात की हमारे दोस्त कुलीग आदिल शाहजेब के साथ। चोई साहब, अगर कोई डेट इकट्ठी तमाम चुनाव की मिल जाती है या उस पर कोई एग्रीमेंट होने का राह निकलता है, तो फिर आईनी तरमीम के लिए वाकई आप सब तैयार होंगे? देखिए, ये तो देखिए ना, असद कैसर की या मेरी या इमरान खान साहब की ख्वाहिश से नहीं हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं, वरना तो आगे जा नहीं सकते। या फिर सुप्रीम कोर्ट मैंडेट दे तो सुप्रीम कोर्ट का भी वैसे जाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि उनके पास इख्तियार नहीं है आइन की डेट चेंज करने का, जो उन्होंने लेकिन किया है। लेकिन और आर्टिकल 187 को एक कंप्लीट जस्टिस के लिए ये पावर नहीं मिले, लेकिन अल्टीमेटली इसको पार्लियामेंट से इंडोर्स होना है, और ये जो तारीख भी दी है इसको भी पार्लियामेंट में एक दफा करना पड़ेगा इसको इंडोर्स। और सबसे अहम बात ये है कि अगर आप आगे जाना चाहते हो फिर कंसेंसस क्रिएट करें, और कंसेंसस क्रिएट होता है अगर एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और हम बैठ के बात करें। मगर चौधरी साहब, 90 दिन का बैरियर तो क्रॉस हो चुका है, अब तो उसको तो हम अबूर कर चुके हैं। नहीं शामिल साहब, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल दिए हैं ना, उन्होंने कहा बेयर मिनिमम का वर्ड यूज किया है कि उन्होंने कहा उससे आगे नहीं जाना। और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे भी मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आइन को सुप्रीम कोर्ट तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन अब चूंकि उन्होंने आर्टिकल 187 में अपनी पावर इस्तेमाल की है, उसको फिर बाद में पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो देखे ना, जब दस्तूर कहता है कि अगर कोई चीज़ वक्त मुकर्रर पर नहीं होती तो बाद में भी होगी तो गैर कानूनी नहीं होगी, उसका सहारा उन्होंने लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बुनियादी सलमान अकरम राजा की अगर पूरी जो उन्होंने कहा इसमें बड़ी तफसील से और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने एक थ्रेड लिखी है इसके ऊपर, अगर आप लिख लें, उन्होंने ये सारा तो कॉन्सेप्ट को किस तरह से ये सेक्रोसेंट है, मुकद्दस है, जो तारीखें आइन के अंदर है उनको कैसे क्यों नहीं बदला जा सकता 254 इस्तेमाल कर। मगर बुनियादी बात चौधरी साहब आज भी यही है कि सियासी जमातें मिल के बैठ जाएं। आप एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, बुनियादी बात ये है, आप इमरान खान साहब से कहें वो पेशकदमी करें, हालात को संभालने की कोशिश करें। नहीं शामिल साहब, बुनियादी बात ये नहीं, बुनियादी बात यह है कि हुकूमत को मानना पड़ेगा कि हुकूमत सिर्फ अवाम से वोट नहीं सकती, आपको अवाम की जो चॉइस है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, जो हुकूमत तैयार नहीं। मसला ये नहीं है तमाम बाकी बातें ये कि वो बैठ गए, वो बैठ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहली बात ये आपने जो है हमारे इदारों को भी और मौजूदा हुकूमत को भी एक बात माननी पड़ेगी कि द पावर बिलोंग्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उनकी मर्जी और मंशा से ही इस्तेमाल। आप फवाद साहब, इदारों का किरदार बिलाशुबा बड़ा अहम है, मैं मानता हूँ उसको, बाकी तो ज़ाहिर बात है एक निसाबी सी गुफ्तगू हो जाती है। किसी ज़माने तक तो आपके भी और आपकी पार्टी के भी बड़े अच्छे रवाबित थे मुक़्तदरा तक,
तो अब जबकि बहरानी कैफियत है, कोई हेलो हाय कर लें, इसमें हरज क्या है? या हेलो हाय की सूरत नहीं रही? नहीं नहीं, देखिए हमारी तरफ से तो हेलो हाय जब मर्जी कहेंगे आ जाएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो आपको पहले ही कहा, हम तो कह रहे हैं इदारों से, हुकूमत से और इसमें, और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बुनियादी शर्त जो मैंने आपको बताई है ना जी, प्रॉब्लम वहाँ है। ये नहीं हो सकता कि हम फैसले करें कि बंद कमरों में होंगे, अवाम की मर्जी नहीं होगी, राय नहीं होगी। और अवाम के फैसलों को तो देखें, आपको मानना पड़ेगा, वो चाहे इदारे हों, चाहे मौजूदा हुकूमत हो। अल्टीमेटली राइट ऑफ पीपल हैज टू बी एक्सेप्टेड, हैव टू बी एक्सेप्टेड, और हमें जो राइट ऑफ वोट है उसको इज्जत देनी पड़ेगी। क्या इसमें एक हल्का सा अलमिया ये भी तो नहीं है कहीं कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या जवाब आगे से आ ही नहीं रहा जहां से आना चाहिए? देखिए ना, हमने तो राब्ते नहीं ना करने हैं, राब्ता तो उन्होंने करना है जो हुकूमत में बैठे हुए, वो करेंगे राब्ता, तो हमारे नंबर हो। ये जो आप लोगों की तरफ से वफ्द बन के आपने मुख्तलिफ सियासी जमातों से गुफ्तगू की कोशिश की थी, चाहे वो MQM हो या ताहिरुल कादिर साहब की जमात हो, परवेज़ लाई साहब भी कह रहे थे कि पुराने इत्तेहादियों से हमारी तालमेल अभी भी है, उसका क्या बना? जमात इस्लामी से बहुत अच्छी हुई है, अवामी तहरीक से बहुत अच्छी हुई है, वो तो उसके ऊपर बिल्कुल तैयार है हमारा पूरा साथ देने को। उसके ऊपर MKM वाले ज़ाहिर है कि पूछ के बताएंगे, वो तो बेचारे जब फैसला कहाँ से आपको पता ही है, तो कल पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि उनका फैसला क्या होता है। बिलफर्ज ये मुतालबे पे अमल नहीं होता और बहरान मज़ीद संगीन हो जाता है, तो फिर PTI की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी कि अगर मुकर्रर मुद्दत पे इलेक्शन नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया जाता है और किसी सूरत भी हुकूमत नहीं जाती उस तरफ जहाँ जाना चाहिए, तो फिर PTI अब क्या करेगी? असम्बलियाँ भी तहरील आप कर चुके, नया मुतालबा भी लेके आ चुके, मार्च भी आप कर चुके, धरना भी दे चुके। नहीं तो फिर इसका तो सिंपल जामिजा मतलब ये ना कि मुल्क में मार्शल लॉ है, और मुल्क में जब मार्शल लॉ है तो फिर तो जाहिर है कि अवाम का फैसला होना है कि वो डेमोक्रेसी के लिए निकलते हैं, अपने राइट के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। ये तो तहरीक इंसाफ का तो मसला नहीं, ये तो पाकिस्तान के हर शहरी का मसला होगा। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ फिर लीड करेगी ऐसी किसी मूवमेंट को? ऑफकोर्स राहत को भी खान साहब ने यही कहा है कि हर सूरत हम ये तहरीक लीड करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी साहब, हमारे साथ दस्तयाब थे प्रोग्राम में। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक और वापस आते हैं। तो प्रोग्राम में आपने देखा फवाद चौधरी साहब से तफसीली हमारी गुफ्तगू हुई, शामी साहब ने बैकग्राउंड भी हमें सुनाया और माजी की कोई नज़ीर भी उन्हें नहीं मिली। बहरान को तस्लीम करना पड़ेगा कि है, और इसके हल के लिए अनफॉर्चुनेटली हमें ज़िम्मेदारान की जानिब से वो एफ़र्ट्स नहीं दिखाई दे रही, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो या दीगर हो, जो होनी चाहिए ऐसी सूरत हाल में। बहरहाल इससे पहले कि आगे चलें, शामी साहब से मज़ीद बात करें। शामी साहब, ये जो चौधरी साहब बार बार कह रहे थे ना कि आर्टिकल 6 लगेगा निगरान सरकार पर, अगर 22 अप्रैल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का शेल्टर ना मिला थ्रू इलेक्शन कमीशन, तो उनका कोई भी दस्तखत जो किया होगा, कोई भी इंतज़ामी काम होगा, वो गैर कानूनी गैर आइनी होगा। कल आपकी हमराही एक इफ्तार पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ एक नौजवान वज़ीर थे निगरान, उनसे मुलाकात हुई, तो एक PTI की बड़ी सीनियर शख्सियत भी वहाँ बुज़ुर्ग मौजूद थे, लाहौर से ही हैं, वो भी उनके साथ थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, जानते थे, गपशप लगाना शुरू कर दी। तो उन्होंने इसी सूरत हाल के पेश नज़र उन्हें मशवरा दिया कि फ़ौरन से पहले मुस्ताफ़ी हो जाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ये तो खैर चौधरी साहब की अपनी राय है ना। देखिए आर्टिकल 6 जो है वो तो वफाकी हुकूमत जो है वही लगा सकती है, और वफाकी काबीना को फैसला करना होगा। तो आर्टिकल 6 की कार्रवाई तो कोई SHO या कोई FIA का अफसर या कोई और शख्स नहीं कर सकता। तो ये तो बात की बात है, एक उलझाव तो ज़रूर पैदा होगा। लेकिन ये जो निगरान हुकूमतें हैं ये तो बेचारी शरीफ बीबियाँ हैं भाई, ये बापर्दा अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। हाँ। तो इनको ये तो इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मुआवनत करनी है इन्होंने इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कराएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, वफाकी हुकूमत करेगी। तो ये फैसला साजी में शरीक नहीं है। बहरहाल ये तो एक जुज़वी बात है ना कि ये हुकूमत रहे या ना रहे। बुनियादी बात यह है कि जो दस्तूर है हमारा उसकी हिफाजत लाजिम है।
हमने बड़ी सर भारी उसकी हिफाजत तो तब भी होगी ना जब उसकी जो मंशा है, बड़ी भारी कीमत अदा करके ये दस्तूर बनाया गया है जी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दस्तूर साजी के झगड़े की वजह से दो लख्त हुआ। पाकिस्तान का पहला दस्तूर 1956 में बना था, जो मुंतखब दस्तूर साज असम्बली ने बनाया। उसको जब 1958 के मार्शल ने एब्रोगेट कर दिया, मनसूख कर दिया, उसके बाद हमें एक दस्तूर 1962 में दिया गया जी। उसके साथ फिर क्या हुआ? वो दस्तूर, उसका पहला फिक्रा यह था कि मैं फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान जी जी ये दस्तूर दे रहा हूं कौम को। यानी वो फील्ड मार्शल दस्तूर दे रहे हैं? हाँ जी। मुंतखब असेंबली नहीं दे रही। और उसके बाद उसमें सदारती निज़ाम लाया गया, उसमें बालग राय दही का हक ख़त्म कर दिया गया। वो दस्तूर जो है 7 साल नाफिज रहा 1969। लेकिन और ये बड़ी बदकिस्मती नहीं है सर? कौम के इज्तिमाई ज़मीर ने 7 साल उसको कबूल नहीं किया, उसके खिलाफ तहरीक चलती रही, आवाज़ उठती रही, और बिल आखिर अयूब खान मान गए कि इसमें तरामीम करके इसको 56 के दस्तूर के हम आहंग कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त फौज जो थी, उसकी क़यादत जो थी, तैयार नहीं थी। वो बिल जो था, एस.एम. ज़फ़र साहब आज भी बयान करते हैं, दस्तूर वो तरमीमी बिल बन चुका था, अच्छा, धरे का धरा रह गया। और अयूब खान ने फिर हुकूमत सुपुर्द की जनरल याहिया की, उस वक्त के स्पीकर थे। अच्छा, एक बात वाज़ेह कर दें, यानी उन तरामीम के लिए कंसेंसस नेशनली हो चुका था और वो बस नाफिज होनी थी, वो कौमी असम्बली में पेश होनी थी। अच्छा, वहां से मंजूर होने के बाद नाफिज होनी थी। उसके बाद 62 का दस्तूर 56 का दस्तूर बन जाता। और जब वो दस्तूर तो फिर ये इस बीच के तरामीम तैयार हैं, वो आइन बनने लगा है, याहिया खान को इख्तियार दिया जाता है, इन दो नुक्तों के बीच क्या हुआ? वो हल्का सा बताएं ना। हंगामे बर्पा हो रहे थे, एक अमनो अमान की सूरत हाल थी। अयूब खान ने चाहा कि चंद शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। याहिया खान ने इनकार कर दिया, कहा कि मार्शल लॉ लगेगा तो पूरा लगेगा। और फिर शायद फील्ड मार्शल अयूब खान को खौफ था सियासी क़यादतों से, जो सियासी लीडर उभर रहे थे, कि इंतकामी कार्रवाई का। उन्होंने वो अपने स्पीकर अब्दुल जब्बार खान को सुपुर्द नहीं की हुकूमत, याहिया खान को सुपुर्द कर दी। फिर उन्होंने याहिया खान ने कहा मैं नया दस्तूर बनाऊंगा। अच्छा, कौम समझाती रही, लोग कहते रहे, सियासतदान शोर मचाते रहे, यानी एक नया दस्तूर ना बनाइए, पुराना बहाल कीजिए 1956। यानी वो भी फील्ड मार्शल अयूब खान साहब से मुतासिर होकर खुद साख्ता एक दस्तूर देना चाहते हैं। हम दस्तूर देंगे। अच्छा, और उसके लिए असम्बली का इलेक्शन कराया। अच्छा, फिर झगड़ा हुआ और मुल्क टूट गया, वो फिर फौजी कार्रवाई हुई। उस भारी कीमत के बाद जो कौमी असम्बली का बचा कुचा हिस्सा था, ये मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक था जिसका, वो इकट्ठा हुआ। वो कौमी असम्बली में फिर अक्सरियत भुट्टो साहब के पास थी, और उसमें अपोजिशन तो 33 या 35 अरकान थे उसके, बड़ी मामूली उसकी वहाँ तादाद थी। लेकिन उस सबक हासिल किया, उससे इबरत हासिल की। मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया था, वो उसने फिर आंखें खोली और फिर कहा कि हम इकट्ठे होकर आईन बनाएंगे, और इकट्ठे होकर ये दस्तावेज अपने मुरतब की बन गई। लेकिन आज भी वही सूरत हाल है ना। आज एक ब्रेक ले लूं शामी साहब, क्योंकि मैंने एक बड़ा अहम नुक्ता आपके सामने रखना है कि जब 56 का दस्तूर था, जो 2 साल तक सिर्फ रहा, उसमें ऐसा क्या था जो चुभा और जिसे ख़त्म करना पड़ा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर की जो मंशा और दस्तूर की जो अहमियत है उसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम फिर एक आइनी बहरान से दो चार हैं। शाम साहब ने 56 के जिक्र किया, वो तो मुंतखब असम्बली ने बनाया था कानून, दस्तूर जो है 2 बरस रहा। उसमें ऐसा क्या था जिसने मजबूर किया, या उसके तहत वो क्या हालात थे? उसके तहत इंतखाबात होने वाले थे 1959 हाँ,
ये नुक्ता है। और जो ये अहम कीड़ा बात, हाँ। कीड़ा था जो सदर जनरल सिकंदर मिर्जा के, उसमें दिमाग में कीड़ा था। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर इन चीफ जो थे उस वक्त कहलाते थे अयूब खान, उनका कीड़ा था। उन्होंने कहा दस्तूर खत्म करें और नया दस्तूर बनाएं। यानी आप ये कह रहे हैं दस्तूर चलता रहता तो इंतखाब हो जाना था, इंतखाब हो जाता था और दस्तूर चलता रहता, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे रहते और ये बहरान पैदा ना होता, ना 1965 की जंग होती, ना 1971 की जंग होती और ना मुल्क दो लख्त होता। दस्तूर आज भी क्या है, इमरान खान से उनके सियासी हरीफ और अदारे खौफजदा हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फैसला कर सकते हैं। इमरान खान उनसे खौफजदा हैं, FIRs लिखवा रहे हैं, हर रोज उन्हें अपने कत्ल की साजिश दिखाई देती है। ये एक दूसरे से खौफजदा लोग जो हैं वो कहां मुज़ाकरात करेंगे? एक दूसरे को पीछे धकेलने के चक्कर में कौम की कश्ती जो है पता नहीं उस पर कितने छेद कर शामी साहब, इस कदर खौफ की हालत में और इस कदर अदम एतमाद की सूरत हाल में मुज़ाकरात तो हो ही नहीं सकते, हो भी जाएंगे तो कख नहीं निकलेगा। भाई भुट्टो साहब खौफजदा थे PNA से, PNA खौफजदा थी भुट्टो साहब थे। फिर क्या हुआ? अयूब खान खौफजदा थे भुट्टो से, मुजीब से, और वो खौफजदा थे उनसे, और एक खौफ लेके बैठ गए। और ये जाती खौफ जो थे, इन्होंने कौम को खौफ में मुब्तला कर दिया, इंतशार में मुब्तला कर दिया, उसकी मंजिल खोटी कर दी। और आज ये जो दस्तूर है हमारा, इस पर अमल होना है, अमल होना चाहिए। और मैं समझता हूं सब कुछ के बावजूद एक मुझे उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आ रही है। वो कहां? कि सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठ जाए, पूरी सुप्रीम कोर्ट, जनाबे चीफ जस्टिस इस बड़े तूफान का रुख सर वहां तो खुद तकसीम का मसला है। कोई बात नहीं, पूरी बैठेंगे। कैसे बैठे हैं? तो फैसला तो है अक्सरियत में करना है ना, बैठ के फैसला करना है। आप ये कह रहे हैं कि इस बहरान का हल ये, अगर मुज़ाकरा सियासत आपस में नहीं करते, आईनी तरमीम नहीं लेके आते, तो हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट बैठे, फुल कोर्ट बैठे और ये मसला हल करे। एक वाज़े 2 का फैसला, 3 का फैसला, 4 का फैसला, अच्छी तजवीज़ है। शामी साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तजवीज़ हमें इससे निकालें, ये ऊपर उठ जाएं अपनी जात से, अपनी अना से, और कौम के लिए सोचें और कौम को आगे लेकिन ये अपनी ज़ात और अना से तो ऊपर तभी उठा जाता है ना जब अवाम का दर्द, आइन का दर्द और मुआशरे का और मुल्क का दर्द ज़ात से और अना से ज़्यादा मुकद्दम और बड़ा हो। ऐसी सूरत हाल तो किसी जानिब, किसी कॉर्नर से हमें दिखाई नहीं दे रही। अब कल चूँकि कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है, जिसमें देखना होगा कि इदारे कहाँ खड़े होते हैं, क्या हमें डिप्लॉयमेंट के लिए मैन मिलेंगे इलेक्शन अगर होते हैं सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक या नहीं। अगर नहीं तो फिर सूरत हाल चॉइस सब तो कहते हैं मार्शल लॉ की होगी, उससे कैसे सरकार निपटती है ये भी दिलचस्प होगा। अगले प्रोग्राम में जब तक आपसे हम मिलेंगे तब तक यकीनन कोई सूरत हाल वाज़ेह ज़रूर हो चुकी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।